हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आप सबको अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर जेपीएससी में स्वागत करता हूं। और आज हमारा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम का ये चौथा वीडियो होगा। और हमारा चैनल का नाम है एजुकेशन फॉर जेपीएससी। और आज का हमारा जो लेसन है, विषय है, वो है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949, जो कि पार्ट 4 होगा। हमने पिछले वीडियो जो बनाया है पार्ट 3 में हम लोग जो है इसमें कुल 72 धाराओं में हम लोग जो है वो 52 धाराएं तक डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और जो अध्याय की बात करें तो 5 अध्याय तक हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे अध्याय 6 की। अध्याय 6 में जो है, उससे पहले मैं एक बार आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, हेल्पफुल लगे है तो, और कमेंट भी करें कि वीडियो कैसा है। और आज का जो से पहले मैं कुछ थोड़ा पार्ट 3 में जो पढ़ाया हूँ उसको भी थोड़ा रिवीजन करता हूँ। देखिए, धारा 52 में जो कहा गया है, उसमें कहा गया है कि दे लगान से अतिरिक्त वसूली पर जमींदार को दंड। देखिए, अगर यदि कोई रैयत जो है वो अपना भूमि का लगान चुकता करने के लिए गया है और जो जमींदार है वो उनसे, यानी कि जमींदार के तौर पर अभी जो ब्लॉक में काम करते हैं उसके आधार पर जो है वो ज़्यादा अगर यदि लगान ले लेते हैं, ठीक है, तो उनको 500 रुपया आर्थिक दंड, या फिर दूसरा में जो है वो 6 माह तक का जेल जो है की सजा हो सकता है। देखिए, कल हमने जो डिस्कस किया था वो यहाँ हमने गलती से 3 माह बता दिया था, ठीक है, 3 माह बता दिया था। उसमें आप लोग सुधार लीजिएगा, उसमें 6 माह होगा, ठीक है। थोड़ी मोड़ी गलतियां तो होती रहती है, भूलना तो अदा है, जो ना समझे वो समझ गए होंगे आप लोग क्या बोलने वाले हैं, ठीक है। चलिए छोड़िए, वो सब पर ध्यान ना दें, पढ़ाई पर ध्यान देंगे, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे अध्याय 6 की, ठीक है। अध्याय 6, इसमें जनरली हम लोग देखिए, इसमें कहा गया है कतिपय
प्रयोजनों के लिए कतिपय प्रयोजनों के लिए जो है वो जमींदार द्वारा भूमि का अधिग्रहण के लिए जमींदार द्वारा भूमि अधिग्रहण। आप सभी जो है वो लिखते जाइएगा साथ साथ में, ठीक है। वैसे तो बुक में भी है, आप लोग बुक भी पढ़ सकते हैं। इसमें धारा सिर्फ एक ही धारा है 53, ठीक है। इसमें कहा गया है कि भवन निर्माण तथा प्रयोजनों के लिए भूमि का अधिग्रहण कहने का मतलब है कि जमींदार जो है वो भूमि का अधिग्रहण कैसे करेगा। इसको थोड़ी डिटेल से मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि ये एक ही धारा है तो इस अध्याय के लिए ये जो VVIA बन जाता है, ठीक है। तो देखिए बात ऐसा है कि इसमें क्या करना है कि एक ये जमीन का टुकड़ा है, ठीक है। इस जमीन पर जो है वो जमींदार कहने का मतलब CEO जो है वो क्या करेंगे कि एक रैयत का भूमि है जिसको हम लोग जोत कहेंगे, ठीक है। जोत हम उसको कहेंगे। देखिए धारा 4 में जो है इसका परिभाषित किया गया है कि जोत हम उसको बोलेंगे जो वैसे भूमि या भूखंड जो रैयत का है, ठीक है। और रैयत उसको बोलेंगे जो भूमि को धारण कर खेती के लिए धारण करता है, चाहे तो वो अपने या अपने परिवार या मजदूरी लगाकर खेती करता है, तो वो एक रैयत है, ठीक है। तो क्या करता है कि रैयत से जो है वो जमींदार जो है ये भूमि को अधिग्रहण करना चाहता है, अधिग्रहण करना चाहता है, ठीक है। जो एक रैयती जोत है, ठीक है। तो इसके लिए जमींदार को क्या करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहला जो है वो उपायुक्त को जो है आवेदन देना होगा। आवेदन मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जमींदार जो है वो उपायुक्त को आवेदन देगा और उसमें ये बताएगा कि मैं ये जो भूमि का अधिग्रहण कर रहा हूँ या कोई सरकारी कार्य जैसे कि शैक्षणिक कार्य या फिर कोई भवन निर्माण या कोई परियोजना का लाभ जो है वो सारे लोगों के लिए अधिग्रहण कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेगा, जमींदार जो है वो DC के पास जो है वो एक आवेदन देगा, ठीक है। अब इस आवेदन को दूसरा स्टेप में जो है आप लोग लिखते जाइएगा और समझते जाइएगा, ठीक है। देखिए दूसरा स्टेप ये है कि जब आवेदन दे दिए तो आवेदन का स्वीकार करना या अस्वीकार करना जो है वो उपायुक्त का कार्य है, ठीक है। ये उपायुक्त का कार्य है, ठीक है। जब उपायुक्त इसको स्वीकार कर लेंगे, ठीक है, आवेदन को स्वीकार कर लेंगे तो ये एक नोटिस जारी करेंगे और उस नोटिस में कहा जाएगा कि इस भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, ठीक है। अगर कोई रैयत को इस पर आपत्ति दर्ज करना हो तो वो उपायुक्त के पास आपत्ति दर्ज कर सकता है,
ठीक है, ये तीसरा में कहा गया है। ठीक है, नोटिस जारी करेंगे। और अगर यदि रैयती जोत है तो ठीक है, तो उपायुक्त जो है वो उसका मुआवजा दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर यदि रैयत मुआवजा नहीं लेना चाहे, मुआवजा लेने से इनकार करता है, अगर यदि रैयत मुआवजा लेने से इनकार कर देता है तो वो जो मुआवजा है वो उपायुक्त के पास जमा करना होगा। ठीक है, तो उस मुआवजा को उपायुक्त के पास जमा करना होगा। ठीक है, जब जमींदार या उस मुआवजा को जो है उपायुक्त के पास जमा कर देंगे तो वो जो जमीन जो है वो भूमि जो है वो जमींदार का हो जाएगा। ठीक है, और अगर यदि जमींदार 5 साल जो है अधिग्रहण की हुई भूमि पर कोई परियोजना जो है उस भूमि का उपयोग कोई परियोजना के लिए अगर नहीं किया जाएगा तो वो पुनः जो है वो रैयत को दे दिया जाएगा। और अगर यदि रैयत उसको लेने से इनकार कर देता है तो वो दूसरे व्यक्ति के नाम पर जो है वो बंदोबस्ती कर देगा। ठीक है, ये था हमारा धारा 53। अब अगला जो है वो है अध्याय 7। अध्याय 7 में है न्यायिक प्रक्रिया। ठीक है, इसमें न्यायिक प्रक्रिया में बताया गया है कि धारा 54 में कहा गया है कि अगर यदि कोई न्यायिक प्रक्रिया के अंदर अगर यदि कोई प्रक्रिया के संबंध में नियम जो है वो राज्य सरकार बनाएगी। देखिए, इसमें कहा गया है कि जो प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया है वो राज्य सरकार को ये शक्ति दिया गया है कि वो न्यायिक प्रक्रिया का जो नियम है उसे बनाएगा। और ये इस नियम को कैसे बनाएगा? राज्य सरकार जो है वो अधिसूचना जारी करेगा तब वो नियम बन जाएगा। ठीक है, अगला धारा है हम लोग का धारा 55। धारा 55 में हम लोग जानेंगे लगान वसूली के लिए रैयतों के विरुद्ध लगान वसूली के लिए रैयतों के विरुद्ध मुकदमा। देखिए, ये लगान वसूली के विरुद्ध रैयतों का मुकदमा। ठीक है, ये जो है उसमें क्या है, इसमें समझाने का प्रयास करता हूं, आप लोग समझ भी जाइएगा, उम्मीद है। तो
क्या है कि अगर यदि कोई जमींदार, ये जमींदार है, ठीक है, ये रैयत है, ये भी रैयत है, समझ लो रैयत का ही ये भाग है, ठीक है। तो जमींदार जो है क्या करेगा कि अगर यदि रैयत लगान कुछ दिन से लगान नहीं दिया, ठीक है, तो जमींदार क्या करेगा, वसूली करने के लिए एक मुकदमा दायर करेगा, किसके खिलाफ, रैयत के खिलाफ, ठीक है। और जब फिर अगर यदि फिर से मुकदमा दायर करना चाहे तो 6 माह के भीतर कोई मुकदमा दायर नहीं होगा, नहीं किया जाएगा। मतलब ये हुआ कि रैयत के खिलाफ अगर यदि एक बार मुकदमा दायर हो गया है तो 6 महीना तक जो है वो फिर अगला जो एक मुकदमा चल रहा है तो दूसरा मुकदमा फिर नहीं चलाया जाएगा, ठीक है। और अगर यदि फिर जमींदार अगर कोई आपत्ति दर्ज करता है, मुकदमा दर्ज करता है तो 6 महीना के बाद यानी 7वां महीना 8वां महीना में कर सकता है, ये चीज में बताया गया है, ठीक है। और अब बात करेंगे हम लोग आप सभी लिखते जाइएगा, उम्मीद करता हूं। धारा 56 धारा 56 में कहा गया है बेदखली डायरेक्ट लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। बेदखली कहने का मतलब है कि रैयत को किसी भूमि से बेदखल हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बेदखली करने के लिए पहला बात तो ये है कि उपायुक्त के आदेश पर ही जो है वो बेदखल होगा, बेदखली किया जाएगा। कहने का मतलब अगर यदि कोई रैयत जो है वो किसी भूमि से बेदखली किया जाएगा तो उसके लिए उपायुक्त जो है वो आदेश करेंगे, ना कि कोई दूसरा जमींदार या मूल रैयत या ग्राम प्रधान, ये सब के कहने से कोई बेदखल नहीं होगा जब तक कि उपायुक्त जो है वो आदेश नहीं देगा, लिखित आदेश, ठीक है। और अगर यदि उस भूमि पर जो है वो घर बन गया है, ठीक है, तो यह अधिकार दिया गया है रैयत को कि वे अपने घर को कब्जा करके रखे, ठीक है। और अगर यदि घर कब्जा करके रखा है तो उपायुक्त जो है उसका बंदोबस्ती कर देगा, और बंदोबस्ती किस भूमि को करेगा, जितना में सिर्फ घर है, ठीक है। और फिर लगान देना स्टार्ट, जमाबंदी करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज है धारा 56 में। धारा 57 देखिए, धारा 57 में कहा गया है अपील कहने का मतलब है कि अगर यदि जो मान लीजिए कोई विवाद हुआ, ठीक है, उस विवाद का जो है वो प्रखंड स्तर पर कोई जो है विवाद का निपटारा किया गया, ठीक है, निपटारा या फैसला किया गया, ठीक है, उसका जो है हल किया गया और वो चीज आपको मंजूर नहीं है, ठीक है, तो आप अनुमंडल में जो है वो अपील कर सकते हैं, ठीक है। अनुमंडल का भी फैसला आपको अच्छा नहीं लगा तो आप जिला में कर सकते हैं, और जिला में नहीं हो सका तो प्रमंडल में,
और अगर यदि प्रमंडल में भी नहीं हुआ, ठीक है, तो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायाधिकार में जो है वो वहाँ आपको जो है वो अंतिम रूप से जो है वो इसका फैसला दे दिया जाएगा, इस विवाद का हल मिल जाएगा, निपटारा कर दिया जाएगा, और इसको आपको मानना ही मानना है। ठीक है, तो आप लोगों को आशा है, आप लोगों आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो फॉर प्रिपरेशन जेपीएससी के लिए। ठीक है, अगर यदि हेल्पफुल है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि कैसा लगा वीडियो, ताकि मैं और अच्छा तरीके से मैं समझा पाऊँ। कोई चीज़ छूट जाता है तो उसके बारे में भी बताइए, ठीक है, कि ये चीज़ छूट गया, उसको मैं दोबारा पुनः इसके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इसके लिए कमेंट जरूर करें और ये आप लिखते जाएं। ठीक है, लिख लिख के पढ़ने से क्या होता है कि ज़्यादा याद होता है। ठीक है, वैसे तो भूलना सबकी अदा है। ठीक है, और जो ना समझे वो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब धारा 58, जब भूलेंगे नहीं तो अगला चीज पढ़ेंगे कैसे, है कि नहीं। भूलना तो है, इसमें दूसरा अपील है, दूसरा अपील धारा 59 में है, धारा 59 में है पुनरीक्षण, जिसको रिवीजन। धारा 60 में है पुनर्विलोकन, पुनर्विलोकन, इसमें रिव्यू, इसमें रिव्यू जो है पुनर्विलोकन है। देखिए, ये सब आप बोलते होंगे कि ये सब आप क्यों नहीं समझा रहे हैं ये तीनों, तो ये सब जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एक बार पूछा गया था, तो ये डायरेक्ट आपको पूछ देता है क्वेश्चन में, डायरेक्ट बोल देगा कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा में पुनर्विलोकन करने का अधिकार है, या पुनर्विलोकन की को दर्शाया गया है, या पुनर्विलोकन का चर्चा किया गया है, तो वो धारा 60 है। उसी तरह से 59, 58 ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं इन सबको जो है वो डिस्कस नहीं कर रहा। ऐसे तो ये सब बहुत VVI है, और मैं लास्ट में बता दूंगा कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के कौन कौन से धारा जो है वो आपको एकदम याद रखना है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत VVI है, और वो चीज आप तब कीजिएगा जब परीक्षा नजदीक आ जाएगा। ठीक है, तब उन धाराओं, वैसे तो अभी सभी सबको पढ़ना होगा आपको। धारा 62, धारा 62 में कहा गया है कि केवल प्रावैधिक आधार, यानी कि प्रावैधिक का मतलब हुआ टेक्निकल आधार पर किसी आदेश का पुनरीक्षण नहीं होगा। धारा 63, ये धारा 61 है, सॉरी, धारा 61, धारा 62 में कहा दिया गया है कि उपायुक्त
तथा उपसमाहर्ता पर नियंत्रण और धारा 63 में कहा गया है मुकदमा पर रोक। आप लोग देख लीजिए और लिख लीजिए। ये सब जो है वैसे तो VVI नहीं है इतना, लेकिन जो 56 के बाद है 56, 57, 58, 59, 60 ये बहुत ही VVI और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है धारा से। धारा आपको चुनना रहेगा उसमें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लिख लिए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे अगला अध्याय का। अध्याय 8। फिर इसमें है परिसीमा। देखिए लिमिटेशंस। ठीक है, लिमिटेशंस को इसमें बताया गया है। धारा 64 में बताया है परिसीमा का सामान्य। धारा 64 में बताया गया है कि परिसीमा का सामान्य नियम, कुछ नियम दिया गया है। उन सब नियमों का जो है वो धारा 64 में दिया गया है। धारा 65 में जो है वो है बेदखली के परिसीमा यानी बेदखली के मुकदमों का परिसीमा। ठीक है, धारा 66 में है। आज इसको खत्म करिए देते हैं, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और इस सब से कुछ खास प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो अपीलों की परिसीमा और अगला अध्याय है 9। इसमें बताया गया है विविध, इसमें जो है कहा गया है विविध प्रावधान। इसको आप लोग डायरेक्ट लिख लीजिए। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा VVI प्रश्न नहीं आता है। कम समय लेते हुए इन सब पर चर्चा भी मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग लिख लीजिएगा। आप लोग कभी वीडियो स्टॉप कर करके लिख लीजिए, जिसमें ऐसा ना लगे कि समय बहुत कम मिल रहा है। ठीक है, अब अगला है जिसमें धारा 67, जिसमें है अर्थदंड या जुर्माना। ठीक है, धारा 68 में है जमींदार पर नोटिस की तामीली। जमींदार पर नोटिस की तामीली। ठीक है, धारा 69 में है कुछ भूमियों के अधिकार के अर्जन पर रोक। कुछ भूमियों के अधिकार पर
अर्जन अधिकार का अर्जन पर रोक। ठीक है, इसमें अगर हम बता देना चाहता हूँ, इसमें इसको डिस्कस मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये वाला कुछ भूमियों का अधिकार पर, क्योंकि क्या होता है कि अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो इसका उल्लंघन हो जाता है। इसमें कहा गया है, पहला में कहा गया है कि धारा 20 जो भूमि का हस्तांतरण जो उसमें दिया गया है कि कोई जनजाति जो है आदिवासी का जो भूमि रहेगा उसका उस भूमि का जो है उसका अधिक अर्जन नहीं किया जाएगा। दूसरा में बात करेंगे हम लोग, कोई परियोजना है सरकारी भूमि के अंदर मान लिया जाए कोई कंपनी का भूमि है या फिर रेलवे भूमि है, ठीक है, या सरकारी भूमि का मतलब हुआ इन सभी पर जो है वो अर्जन पर रोक है। ठीक है, तीसरा में जो है वो है सार्वजनिक कार्य हेतु सार्वजनिक कार्य हेतु कहने का मतलब है कि जो जमीन सरकार का है, ठीक है, और वो सार्वजनिक कार्य के लिए, जैसे पंचायत भवन निर्माण हो, स्कूल निर्माण हो, इन सब के लिए जो है वो उस भूमि का उपयोग नहीं किया जाएगा। ऐसे और भी है 2-3, इन सबको लिखिए और पढ़ते रहिए। जब रिवीजन करते रहिएगा तभी याद रहेगा। ठीक है, धारा 70 बकायों का वसूली। धारा 71 में जो है वो कहा गया है नियम बनाने का अधिकार। नियम बनाने का अधिकार। और धारा 72 में जो है वो कहा गया है विशिष्ट विधानों का व्यवहृति। विशिष्ट विधानों का व्यवहृति। देखिए, इन सब पर मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि ये सब अगर यदि पूछा जाता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, और ये सब आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसमें कोई डिस्कस करने वाली बात नहीं है। और हम बता देते हैं कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में VVI धारा कौन कौन सा है, और किससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है कौन कौन सी धारा से पूछे गए हैं और पूछे जाने का संभावना है, उन सबों को मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर यदि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 से अगर यदि प्रश्न पूछा जाता है या पूछा जा सकता है तो उसमें आप लोगों को धारा 1, धारा 4, देखिए धारा 4 को हम इसलिए VVI बता रहा हूँ क्योंकि उसमें जो डेफिनेशन डिफाइन किया गया है कुछ वर्ड का, जैसे जोत हो गया, खास ग्राम हो गया, या रैयत हो गया, या भूगत बंधक हो गया, और आदिवासी है, फसली वर्ष है, इन सबको जो किया गया है, परिभाषा दिया गया है, उन सबको डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है। धारा 5 हो गया, धारा 9 हो गया, धारा 10 हो गया, धारा 12 हो गया, धारा
15 हो गया, धारा 17 हो गया, धारा जो है वो 20, 21, 22 और 23 ये लगातार जो है वो वीवीआई है। ठीक है, इन सबको ध्यान देना है। फिर धारा 33 हो गया, धारा 41 हो गया, धारा 60 हो गया, धारा 50 हो गया और धारा 59 हो गया और धारा 17 हो गया। हाँ, लगभग इतना है। 59, 60, 50, 41, 33। देखिए इस सब में ये पूछा जा चुका है, इससे पूछा जा चुका है, ये पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है। 12, 13, 17, 20 पूछा गया है, 23 पूछा गया है, 33, 41, 60 और 50 भी पूछा गया। देखिए सभी जो है वो पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप सब जो आप हैं इन सब को जो है वो इन सब पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट भी कर सकता है। तो आई होप दैट